हेलो नमस्कार भाई सभी को। पिछली वीडियो में हमने 100 तक कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए थे और आज की वीडियो में हम 101 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 101 में क्वेश्चन है, अमेजन जंगल किसका उदाहरण है? ये पूछा गया भाई, किस चीज़ का उदाहरण है ये? ठीक है, तो ये है भाई उष्ण कटिबंधीय वर्षा का उदाहरण है। अमेजन वन विश्व के सबसे बड़े उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है जो दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी और इसकी सहायक नदियों के जल निकासी बेसिन के सहारे पर स्थित हैं और यह दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन है और इसमें जैव विविधता पाई जाती है और इसमें ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गुयाना और सूरीनाम जैसी ये शामिल हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है भाई, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, तो ये बताना कौन से पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पाए जाते हैं भाई अंडमान निकोबार में। भारत में उष्णकटिबंधीय वन पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ दक्षिण भारत में पाए जाते हैं और इस प्रकार 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षावन, 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक औसत वार्षिक तापमान, ठीक है, 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक औसत वार्षिक तापमान वाले गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इन वनों में पाई जाने वाली प्रजातियां जैसे रोजवुड, महोगनी, एनी, इबोनी ये शामिल हैं। इसके बाद भाई ये इनका मिलान करना है। ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय वन है और भूमध्य वन है और शंकुधारी वन है और उत्तरी वन है। ठीक है, इनके बारे में बताना है। तो भाई जो इसका होगा उष्णकटिबंधीय वन है तो यह है भूमध्य रेखा के निकट है भाई। ठीक है, और भूमध्य वन है जो ये समशीतोष्ण क्षेत्र के दक्षिण में है भाई। शंकुधारी वन है ये ध्रुवों के निकट है और उत्तरी वन है जो ये उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, घटिया ज़मीन पर पेड़ लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है भाई वन रोपण। ठीक है, जो घटिया ज़मीन है उस पर पेड़ लगाने की जो प्रक्रिया है उसे वन रोपण कहा जाता है और बंजर भूमि पर वन रोपण के दौरान वो देहात लोगों को रोज़गार मिल जाता है जिससे कि उनको जो अपना जीवन यापन कर सके और इसके लिए उन्हें भारी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। वन रोपण से पारिस्थितिकी प्रणाली और पर्यावरण में सुधार होता है जिससे कि मिट्टी का कटाव भी रुकता है। ठीक है, तो वन रोपण कहते हैं इसको, जो मिट्टी उस पर जो बनाए जाते हैं, लगाए जाते हैं पेड़। इसके बाद नेक्स्ट है, वानिकी में वृक्ष चयन की विधि क्या कहती है? उसको क्या कहते हैं जो वृक्ष चयन करते हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर है डी, केवल सबसे पुराने और सबसे बड़े पेड़ों को काटना। ठीक है, ये विधि कहलाती है। वानिकी में वृक्ष चयन की विधि केवल सबसे पुराने और सबसे बड़े पेड़ों को काटना है और वृक्ष वानिकी में वृक्ष प्रजाति का चयन, वृक्षों की वृद्धि दर और परिपक्वता, जैव विविधता, वाणिज्यिक मूल्य और सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य तथा आक्रामक प्रजातियों का बचाव शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट है, आपको वनों में चौड़े पत्तों वाले पर्णपाती वन और सदाबहार शंकुधार वन मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये बताना कि ये कहाँ मिल सकते हैं, कौन से वन में मिल सकते हैं? तो इसको उत्तर भाई ये उदीच्य उदीच्य बोरियल वन, वनों के चौड़े पत्ते और पर्णपाती वन सदाबहार शंकु वन में मिलते हैं और उदीच्य वन में सुप्रस, फीर, पाइन, लार्च और एस्पन प्रजातियों का प्रभुत्व है। बोरियल वन टैगो, अलास्का और उत्तरी कनाडा के न्यूफाउंडलैंड द्वीप पर फैला हुआ है। ठीक है, इसके बाद 107वां भाई, वर्षा वनों को डैश वनों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो जो वर्षा वन है उसको किनके अंदर किया जाता है वर्गीकृत, तो ये बताना है आपने। ठीक है, तो वर्षा वनों को उष्णकटिबंधीय वनों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जंतु और वनस्पति का सर्वाधिक जैव विविधता मिलती है और ये वर्षा वन सबसे बड़े कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं और पृथ्वी का केवल 6% भाग पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से ढका हुआ है और पूरे विश्व की कुल प्रजातियों जिसमें 4/5वां भाग उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय वन के अंदर इसको वर्गीकृत किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट भाई, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ये पूछा गया, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इसको उत्तर भाई डी, जो इसमें गंगा है और ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों मिलकर ये सुंदरवन डेल्टा बनाती है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी, 3 नदी हैं संगम से बना है और यह डेल्टा बंगाल की खाड़ी पर स्थित है और भारत तथा बांग्लादेश के बीच फैला हुआ, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, ये सुंदरवन डेल्टा।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट भाई ये पूछा गया कि केला क्या है, तो इसका उत्तर भाई ये शाक है। केला मुसेसी परिवार का एक शाकीय पौधा है। मुसेसी परिवार का शाकीय पौधा एक, जिसे शाक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। और शाकीय पौधे वे पौधे होते हैं जो जिनके तने मुलायम और रसीले होते हैं और उनसे लकड़ी नहीं मिलती है। ठीक है, इनमें लकड़ी होती ही नहीं है। और इसका केले का जो वैज्ञानिक नाम है वो मूसा पेरेडिसिका है, मूसा पेरेडिसिका। ठीक है, ये केले का ये वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद नेक्स्ट भाई भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। वन अनुसंधान संस्थान पूछा गया भाई, तो ये है भाई देहरादून में। ठीक है, वन अनुसंधान भाई संस्थान ये देहरादून में है और इसकी स्थापना 1878 में वन विद्यालय के रूप में की गई थी। और 1906 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया और इसके बाद इसका नाम बदलकर वन अनुसंधान संस्थान के कॉलेज के नाम पर कर दिया गया था। ठीक है भाई, इसके बाद नेक्स्ट कर है भाई 111वां क्वेश्चन, शंकुधारी जंगलों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ये पूछा गया आपसे। ठीक है, तो इसमें पाई जाती है भाई पोडजोल। ठीक है, ये पोडजोल मिट्टी पाई जाती है इसके अंदर शंकुधारी वनों में। ठीक है, और यह मृदा अम्लीय होती है और इसमें मुख्यतः खनिजों की कमी होती है और यह मिट्टी कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त होती है भाई। ठीक है, तो इसमें कृषि वगैरह इसमें ठीक नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट है भाई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है, ये पूछा गया। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी का मुख्यालय भाई देहरादून में। ठीक है, तो देहरादून में स्थित है और विश्व के प्रसिद्ध वन अनुसंधान संस्थान के रूप में परिसर में अवस्थित है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी वानिकी प्रशिक्षण का इसमें सबसे पहले नंबर पर स्थान है इसका। इसके बाद नेक्स्ट भाई बुग्याल हिमालय में पाई जाने वाली एक अद्भुत प्रकार की वनस्पति कौन सी है, ये पूछा गया। ठीक है, वो बताना है। तो इसमें से हिमालय के ग्रीष्म घास के मैदान है, सिक्किम हिमालय के ग्रीष्म घास के मैदान है, अरुणाचल हिमालय के ग्रीष्म घास के मैदान है, या पूर्वी पहाड़ियों के ग्रीष्म घास के मैदान है। तो ठीक है, ये बताना। ठीक है, तो बुग्याल हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली एक ग्रीष्म घास के मैदान है बुग्याल, जो हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है भाई, बुग्याल को अल्पाइन घास के दौरान के रूप में जाना जाता है और यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और बुग्याल को प्रकृति का बगीचा के रूप में भी कहा जाता है, इसको प्रकृति का बगीचा कहा जाता है भाई। ठीक है, बुग्याल को। इसके बाद नेक्स्ट है वन कृषि के अंतर्गत कौन सी खेती की जाती है, ये पूछा है। ठीक है, तो इसका उत्तर है डी वनों के विकास और देखभाल, वनों का विकास और देखभाल। वन कृषि सेल्विकल्चर के अंतर्गत वनों का विकास, देखभाल और प्रबंधन किया जाता है, जिसके अंतर्गत परिपक्व जो पौधे हैं उनकी कटाई और रोपण भी इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, ये वन कृषि के अंतर्गत वन कृषि में वनों का विकास और देखभाल। इसके बाद 115वां क्वेश्चन है भाई निम्नलिखित में से कौन केरल के जंगलों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये पूछा गया है। तो केरल के जंगलों में भाई नारियल पाया जाता है, आम पाया जाता है, हाथी पाया जाता है, लेकिन हिम तेंदुई नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और यह मध्य दक्षिण एशिया के पर्वत श्रृंखलाओं के मूल निवासी है। ठीक है, जो हिम तेंदुआ है, मध्य और दक्षिण एशिया। उसके बाद 116वां क्वेश्चन है भाई वनस्पति के द्वारा शोषण किया गया अतिरिक्त जल ज़्यादातर इसके द्वारा हवा में विलीन होता है, ये पूछा गया भाई। वनस्पति के द्वारा शोषण किया गया एक अतिरिक्त जल ज़्यादातर इसके द्वारा हवा में विलीन हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है पत्तों की ऊपरी सतह है, इससे जो जल है पौधों की वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है और पौधे जल के कुछ मात्रा में उपयोग कर अपना भोजन बनाने में करते हैं और कुछ मात्रा में अपने विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं। पौधों के अतिरिक्त जल में पत्तियों की ऊपरी सतह पर वाष्पोत्सर्जन के द्वारा हवा में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, जो ऊपरी सतह पर जो पत्तों पे होता है वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, जो वेपोराइजेशन के द्वारा वो उड़ जाता है। इसके बाद 117वां क्वेश्चन है भाई किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, ये पूछा गया। कौन सा वृक्ष है वो। ठीक है, तो वो है भाई चीड़। ये चीड़ का वृक्ष है जिससे तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इससे चीड़ के पेड़ से प्राप्त होने वाला रेजिन से प्राप्त किया जाता है और चीड़ के पेड़ों के दड़ों को छीलने पर निकलने वाला जो स्राव है उसे रेजिन कहते हैं और इस रेजिन से तारपीन
इस रेजिन में तारपीन होता है और पेड़ के छिलने से जो तेल निकलता है उसे गोंद या तारपीन कहा जाता है। और काष्ठ के विलायक निष्कर्षण से जो तेल प्राप्त होता है उसे काष्ठ तारपीन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद भाई नेक्स्ट है अटरबर्ग लिमिटेड टेस्ट। डैश मृदा का वर्गीकरण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पूछा भाई अटरबर्ग लिमिटेड टेस्ट, इसके बारे में पूछा गया भाई। तो इसका उत्तर भाई सही है डी, परिष्कृत दानेदार। एटरबर्ग लिमिटेड टेस्ट एक वर्गीकरण परीक्षण है जिसका उपयोग नमी की मात्रा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जिस पर विभिन्न चरणों के बीच महीन आने वाले जो मिट्टी के घास और मिट्टी के संक्रमण होता है उसे एटरबर्ग सीमा परीक्षण के रूप क्या नाम स्वीडिश रसायन अल्बर्ट एंटनबर्ग के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो ये जो परिष्कृत दानेदार मृदा है इसका वर्गीकरण करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, प्रश्न ये था भाई आपका। इसके बाद नेक्स्ट है भाई भारतीय मानक मृदा वर्गीकरण प्रणाली ISSCS के अनुसार मिट्टी को डैश के अनुसार समूहों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो इसके अनुसार किस उसमें वर्गीकृत किया गया है डिस्ट्रीब्यूट, तो इसको उत्तर भाई सी आकार के रूप में किया गया है। भारतीय मानक मृदा वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार मिट्टी को आकार के आधार पर समूह में बांटा गया है और इन समूह में बजरी, रेत, गाद और सिल्ट मिट्टी और चिकनी मिट्टी, कार्बनिक पीट अच्छी तरह के वर्गीकृत और तथा खराब वर्गीकृत में बांटा गया है। ठीक है, इसके बाद 120वां क्वेश्चन है भाई 0.5 और 0.75 की तरलता सूचकांक के साथ मिट्टी को डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका उत्तर भाई सी मध्यम और कठोर। 0.57 की तरलता सूचकांक के साथ मिट्टी को मध्यम कठोर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और सघनता सूचकांक को मृदा द्रव सीमा और प्राकृतिक जल घटक के रूप में अंतर की ओर सुगठितता सूचकांक के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया। ठीक है, तो ये पूछा गया था भाई इसमें 0.5 और 0.75 को तरल सूचकांक के साथ मिट्टी को डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो ठीक है, ये मध्यम और कठोर के रूप में वर्गीकृत किया गया। ठीक है भाई, तो आज हमने 120 तक इसमें ज्योग्राफी के प्रश्न कर लिए। इसमें लगभग हमने सोइल जो मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे HSC के एग्जाम में वो पूछे गए हैं वो हमने किए। ठीक है, तो अगली वीडियो हम नेक्स्ट 121 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लेना। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद भाई।